मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई प्लस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास में आज हम देखेंगे कि विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। तो आज के चैप्टर्स में हम यही देखने वाले हैं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति को पढ़ने से पहले हम कुछ साइंटिस्ट हैं उनके बारे में आपको बता दें, जैसे कि मैक्स प्लांक हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। मैक्स प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टाइन को मॉडर्न फिजिक्स का जनक कहा जाता है। और ये मॉडर्न फिजिक्स का उद्गम कब से हुआ? एक 1905 की घटना है। 1905 के पश्चात एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का उद्गम हुआ। ठीक है, वहीं से मॉडर्न फिजिक्स का उद्गम हुआ और हमारे दिनचर्या में, इलेक्ट्रिक डिवाइस में या इलेक्ट्रिक चीज़ों में बहुत बदलाव आने लगा। तो सबसे पहले विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति में 1905 को क्यों ऐसा हुआ, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, इस क्लास में हम आपको नहीं बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर आपको इस हिस्ट्री को जानना है तो कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेशन में जाइए और अपना कमेंट क्या कीजिए, मेंशन कीजिए कि हाँ, हमें इसकी हिस्ट्री जानना है। उस पर हम अलग से आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे। तो आज हम विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति में सबसे फर्स्ट टॉपिक्स हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इसको हम ईवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ईवी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम या जूल। इसको हम जूल में भी लिखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा किसी भी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, क्या करना पड़ता है? जितना हमें विभवांतर त्वरित करना पड़ता है, कुछ विभवांतर ऊर्जा के रूप में त्वरित करना पड़ता है। और यही विभवांतर, ठीक है, यही ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए व्यय ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो, ठीक है, तो लिख सकते हो। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या लिखोगे? एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कुछ विभवांतर त्वरित किया जाता है, यानी कि विभवांतर ऊर्जा के रूप में त्वरित किया जाता है, ऊर्जा के रूप में त्वरित किया जाता है। यही ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने कूलाम या कितने जूल होते हैं, ये आपने देखा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, अब यहीं पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, उत्सर्जन।
इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने की परिघटना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, आप नोट करेंगे, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने की परिघटना को, इलेक्ट्रॉन को निकालने की परिघटना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन निकालना। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने की परिघटना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इसके प्रकार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ प्रकार आपको बता देते हैं, जैसे कि यानी कि इसके क्या होते हैं? निम्न प्रकार होते हैं, निम्न प्रकार होते हैं। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ते हैं कौन सा? तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या हम पढ़ेंगे? तापायनिक उत्सर्जन का मतलब होता है जब हम किसी भी धातु की सतह को गर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि धातु की सतह को गर्म करने पर, किसी भी धातु की सतह को गर्म करने पर, गर्म करने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, या जब हम किसी भी धातु की सतह को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं, और उत्सर्जित होने की इसी परिघटना को क्या कहा जाता है? तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। तो ये आपको कंठस्थ हो गया होगा, तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, गर्म करने पर, गर्म करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, गर्म करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहलाते हैं। दूसरा है, इसमें अगला प्रकार हम पढ़ेंगे तापायनिक उत्सर्जन, हमने पढ़ा। तापायनिक उत्सर्जन के पश्चात, ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या द्वितीयक उत्सर्जन या क्षेत्रीय उत्सर्जन। तो सबसे पहले तापायनिक उत्सर्जन के पश्चात हम पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है? जब किसी भी धातु की सतह, ठीक है, या जब किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश, ठीक है, जब किसी भी धातु की सतह पर आपतित विकिरण, ठीक है, या उपयुक्त विकिरण या उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण को आपतित किया जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब, किसी भी धातु की सतह पर, किसी भी धातु की सतह पर जब उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण को आपतित किया जाए, आपतित किया जाए, तो आपतित होने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो ये हुआ प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश यानी कि जब किसी भी धातु की सतह पर
उपयुक्त आवृत्ति के विकिरणों को आपतित किया जाता है तो आपतित होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की यही परिघटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट से अच्छा आप हमेशा नोट डाउन करते चलिए। अगला हम क्षेत्रीय उत्सर्जन देखते हैं। क्षेत्रीय उत्सर्जन, देखो क्षेत्रीय उत्सर्जन में क्या होता है कि जब प्रबल यानी कि जब किसी भी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, ठीक है, जब किसी भी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे क्षेत्रीय उत्सर्जन कहते हैं। क्षेत्रीय उत्सर्जन कहते हैं, यानी किसी भी धातु की सतह पर जब हम प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय उत्सर्जन कहा जाता है। तो क्षेत्रीय उत्सर्जन आपके समझ में आ गया होगा। फिर बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ हम आपको बता दें कि जैसे किसी भी धातु की सतह, मान लो ये धातु की सतह है और इस धातु की सतह को कुछ ऊर्जा दी गई, ठीक है, इस धातु की सतह को कुछ क्या दिया गया, ऊर्जा दिया गया। धातु की सतह को कुछ ऊर्जा दिया जाता है ठीक है। जब इस धातु की सतह को ऊर्जा देते हैं तो यहाँ पे जो ऊर्जा होती है, मान लो हमने एनर्जी E दिया, E इज इक्वल टू एच न्यू, मैक्स के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये है, एच न्यू ऊर्जा दिया। तो इसको जो ऊर्जा दी जाती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह को जो ऊर्जा दिया जाता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग कार्यफलन में बढ़ता है, कार्यफलन यानी कि यही जो एनर्जी है, ठीक है, कार्यफलन यानी कि फाई में चेंज हो जाता है। दूसरा आवृत्ति में चेंज हो जाता है, यानी कहने का मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हाफ mv², यानी कि इसको जितना ऊर्जा दिया गया वो ऊर्जा दो भागों में बंट जाता है, एक किसमें, कार्यफलन के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये कार्यफलन क्या होता है, फाई होता है, और गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv² होता है। कार्यफलन क्या है, कार्यफलन क्या है, किसी भी धातु की सतह को दी गई ऊर्जा का कुछ
भाग ही कार्यफलन होता है। एक प्रकार की ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा क्या है कि वही दो पार्ट में बटा, ये भी क्या है, गति, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने वाली ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा क्षेत्रीय उत्सर्जन। अब इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। इरेज करके हम देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में अभी हमने क्या बताया था कि उपयुक्त आवृत्ति की, ठीक है, उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण को आपतित करने से, उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण को आपतित करने से, जैसे यहाँ पर हम आपको फिगर के थ्रू समझा दें। फिगर देखिएगा ध्यान से। ये आपका एक धातु की सतह हो गया, ये धातु की सतह है, इस पे क्या पड़ रही है, विकिरण। ठीक है, धातु की सतह पर जैसे ही विकिरण पड़ती है, ठीक है, इनकी जो आवृत्ति है उपयुक्त है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में हलचल हुआ, इलेक्ट्रॉनों में गति हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर बता देते हैं कि धारा का विक्षेप ज्ञात करने के लिए। प्लस से माइनस की ओर हमेशा चलते हैं। तो देखिए ये क्या है, आपका विकिरण है, ये क्या है, विकिरण, और ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, यहाँ पर धारा का विक्षेप ज्ञात करना। ये यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, बैटरी लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जब भी उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण किसी भी धातु की सतह पर पड़ती है, तो आपतित विकिरण के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना, उपयुक्त आपतित विकिरण के कारण, यानी कि जो पड़ने वाली विकिरण है, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। यानी कहने का मतलब उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है, उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर हमने आपको फिगर के थ्रू भी समझाया। अब यहाँ पर देखते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन।
आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टाइन का, या ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका नियम देखते हैं। प्रकाश उत्सर्जन, ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम को हम देखते हैं। नियम क्या कहलाता है कि जब, ध्यान से देखिएगा, कि जब भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वह एक तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? यह एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। यह एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। दूसरी बात तात्क्षणिक प्रक्रिया हो गई कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जित होता है वहां पर उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण, या कह सकते हो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश या उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम, एक नियम और है कि कहने का मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पे? आवृत्ति पर निर्भर होती है। ठीक है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर होती है, तीव्रता पर नहीं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर होती है। आवृत्ति पर निर्भर होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर होती है? आवृत्ति पर निर्भर होती है। एक रूल और छोटा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की जरूरत पड़ती है। एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे देहली आवृत्ति भी कहते हैं। देहली आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति होती है। इस न्यूनतम आवृत्ति के पश्चात इलेक्ट्रॉन, यानी कि इससे कम हो गया, इससे नीचे हो गया तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना बंद हो जाता है। तो ये थे नियम भैया। बोर्ड एग्जाम में पूछेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है तथा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम को समझाइए। तो सचित्र वर्णन करने के लिए जब पूछेगा तो आपको फिगर सहित बनाना है और ये आपको
लर्न होना चाहिए, इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो ये था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आइए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हुआ। आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अगली टॉपिक्स है हमारे पास आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखो, यही फिगर से हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैक्स प्लांक के अनुसार इसको क्या किया गया? E ऊर्जा दिया गया। E इज इक्वल टू एच न्यू ऊर्जा दी गई। न्यू क्या है? आवृत्ति है। एच न्यू ऊर्जा दिया गया। तो यहां पर लिखेंगे मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, अनुसार क्या होता है? धातु की सतह को दी गई ऊर्जा, धातु की सतह को दी गई ऊर्जा, धातु की सतह को दी गई ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहीं पर देखो, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि ये ऊर्जा दो रूपों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो कार्यफलन, यही दो भागों में बढ़ती है, एक कार्यफलन के रूप में, एक गतिज ऊर्जा के रूप में। हाफ mv², दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार या आइंस्टाइन के अनुसार, आइंस्टाइन के अनुसार यह ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है। अब देखो वो कौन कौन से दो भागों में विभक्त होता है। एक तो W इज इक्वल टू फाई, यानी कि कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन के रूप में। दूसरा क्या है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, KE हाफ mv² के रूप में। लेकिन अभी देखा जाए जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है ये दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं हाफ mv² प्लस का फाई। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लें। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में E इज इक्वल टू एच न्यू है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार E इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस फाई होता है। तो यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से E और E इक्वल है, तो यहाँ से भी इक्वल हो जाएगा। एच न्यू इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस का फाई। ठीक है, ये बन गया। और आगे यानी कि इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड सपोज कर लें। ये बना समीकरण 1 तथा 2 से।
अगर हम देखें देहली आवृत्ति यहाँ पर अप्लाई कर दें देहली आवृत्ति से, किंतु देहली आवृत्ति से न्यू किस में चेंज हो जाता है, न्यू नॉट में। न्यू किस में चेंज हो जाता है, न्यू नॉट में। और हाफ एम बी स्क्वायर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। गतिज ऊर्जा का वैल्यू ही नहीं रहेगा। और जब गतिज ऊर्जा का वैल्यू अगर यहाँ पर देखें न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यू नॉट, यानी कि न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यू नॉट, और फाई की जगह पर क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट बचेगा। अब फाई का मान हम क्या करें, किसी ना किसी समीकरण में पुटअप कर दें। फाई का मान समीकरण 3 में रख दें। फाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो फाई का मान समीकरण 3 में जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट को इधर ट्रांसफर कर दो तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, और इसमें दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, एच कॉमन कर सकते हैं। तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन कर लिया तो न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट, और यही क्या है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। यही आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। यही अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो जब आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछे तो आपको सेम यही प्रोसेस करनी है। बहुत छोटा सा है, कुछ ही स्टेप में है। इजी क्वेश्चंस, इजी टॉपिक कंप्लीट, क्लियर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है ये आपके अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा, और स्क्रीन पे जो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है इस पर भी संपर्क करके आप डाउट पूछ सकते हो कि कहाँ पर क्या डाउट है। ठीक है, हम डाउट सॉल्व करते हैं 6 से 8 के बीच में। ज़रूर हम आपके कमेंट को देखेंगे और कमेंट सुलझाने का या आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और हम आपको बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे कि बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले हमारी वजह से। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट थॉट के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।